वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी विद सचिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर में गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपके एग्जाम्स भी कभी भी हो सकते हैं, तो आप ये क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, अनुपात का चिन्ह होता है। तो अनुपात का चिन्ह आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा। अनुपात का चिन्ह ये होता है, ठीक है, यानी आपका विकल्प 2 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समानुपात का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे जो विकल्प 1 है वो सही है। समानुपात का चिन्ह इस प्रकार से बनाया जाता है, और कोई भी नंबर ए बी सी डी, हमने माना 4 नंबर है, उनको समानुपात में इस प्रकार लिखा जाता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे में कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात आपको दिया गया है, ये यहाँ पे हमने माना इनमें किसी भी राशि का, एक बीजगणितीय राशि का गुणा करते हैं, तो हमने माना यहाँ पे एक संख्या 8a है तो दूसरी 5a होगी। यहाँ पे आपको छोटी संख्या दी गई है, तो छोटी वाली संख्या तो ये है, तो 5a बराबर आपका आ जाएगा 12.5, और a का मान निकालेंगे तो 5 से ये इधर वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2.5 यानी 2.5। तो a का हमने मान निकाल लिया, हमसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 8a हमारी जो बड़ी संख्या है, तो 8 गुणा 2.5 ये आपका हो गया 20, यानी कि आपका विकल्प 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है 5:8 या 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है। देखिए अनुपात को हम भिन्न यानी बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 5:8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और 11:4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। दोनों में आप देखेंगे कि 8 से अगर हम 5 को डिवाइड करें तो आपका 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, और 4 से अगर 11 को डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। इसलिए आपका 11/4 यानी 11:4 बड़ा है, यानी आपका विकल्प 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा गया है अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। तो अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है, अतः आपका विकल्प 4 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रतिलोमानुपात यानी प्रतिलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। तो देखिए प्रतिलोम समानुपात में तीर की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, ये आपको याद रखने हैं दोनों क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पे विकल्प 4 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक काम का 1/4 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है जो एक काम का 1/4 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वह पूरा काम समाप्त करेगा। देखिए इसको बड़े ही सिंपल तरीके से, बड़े ही साधारण शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा कि माना कोई व्यक्ति है जो एक काम का 1/4 यानी 1/4 भाग जो है वह 5 दिन में कर देगा। 5 दिन में तो वह पूरा काम कब तक कर पाएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक एक नियम की सहायता से एक का मान निकालें, यानी एक भाग मतलब होता है पूरा काम, तो पूरा काम कितनी समय में कर पाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका एक नियम में जब हम एक भाग की वैल्यू निकालते हैं तो हमें दिए गए मान का उधर गुणा भाग करना पड़ता है, सॉरी। तो ये आपका आ जाएगा 5/1/4 यानी 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये आपको हो गया 20 दिन। देखिए इसको थोड़ा सही से यहाँ पे देख लीजिए आप, 20 दिन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही से ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 5/1/4 लिखा है, और यहाँ सबसे नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका आया 20, यानी विकल्प 2 आपका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, यहाँ आपसे प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि एक आदमी एक काम को 9 दिन में करता है, तो 2 दिन काम करने के पश्चात शेष काम होगा। देखिए यहाँ पे एक आदमी ने किसी भी काम को वह करेगा 9 दिन में। 9 दिन में वह किसी भी एक काम को पूरा कर लेगा, एक काम। ठीक है, यानी वह एक दिन में कितना काम करेगा। एक नियम की सहायता से हम इस सवाल को भी करेंगे। एक दिन में, अब 9 फिर से यहाँ पे भाग में आ जाएगा एक के, यानी 1/9 भाग काम कर लेगा। ठीक है, यानी 2 दिन में वह कितना काम कर लेगा, तो है 2 दिन में 2/9 भाग काम कर लेगा। ठीक है, सॉरी काम कर लेगा। अब आपसे पूछा यह गया है कि 2 दिन काम करने के पश्चात शेष काम हमें निकालना है। तो 2 दिन उसने काम किया, यानी 2 दिन में उसने 2/9 हिस्सा तो कर चुका था वह काम का, तो कितना हिस्सा और बचा हुआ है, कितना भाग और बचा हुआ है। तो कुल काम हमारे पास 1 था, इसमें से 2/9 हो गया, या 9 एकम 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी 7/9 भाग अभी काम शेष है, यानी आपका जो विकल्प 4 है वह पूर्णतः सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, यहाँ आपसे पूछा गया है कि 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात है। 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात है, तो 80 पैसे को तो हम पैसे में ही रखेंगे, और 4 रुपये को हम 400 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 4 रुपये में 400 पैसे हो गए। यहाँ आप देखिए अगर हम किसी भी एक कॉमन नंबर से इसमें डिवाइड कर दें पूरा बड़े से बड़े कॉमन नंबर से, तो बड़े से बड़ा कॉमन नंबर जो इनको पूरा डिवाइड करेगा वह 80 खुद होगा, यानी 80 एकम 80, और ये 5 बार में, यानी 1:5। ठीक है, यहाँ आपका विकल्प 2 सही है। जो पहले दिया जाता है इस क्वेश्चन में उसको हम पहले ही लिखते हैं,
और जो बाद में दिया जाता है उसको बाद में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी देखिए दोनों ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन हम राइट वे में करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें भी वैसे ही पूछा गया है कि 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात निकालिए। 500 मीटर और 5 किलोमीटर में आपके आ जाएंगे 5000 मीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर में 5000, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसीलिए 5 किलोमीटर को हमने लिखा है 5000 मीटर। अब इसमें भी कॉमन नंबर जो है वो 500 ही है, तो 500 को आप अगर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, और यहाँ बचेगा 10। तो आपका जो विकल्प 3 है वह पूर्णतः सही है, ये 1:10 आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या होगी। ये सवाल मैं पीछे आपको करा चुका हूँ, आप देख लीजिए वहाँ पे। इसका आंसर हमारा जो है वो 20 सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, यहाँ आपसे पूछा गया है कि 10, 55 और 66 का द्वितीय अनुपात क्या होता है। अभी मैंने आपको ऊपर समानुपात के चिन्ह बताए थे और उनमें संख्याओं को लिखना भी बताया था। तो इसको पहले हम अनुपात के रूप में यानी समानुपात के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, और आपसे द्वितीय अनुपात पूछा गया है तो द्वितीय अनुपात की जगह पे हम अपना जो कोई भी नंबर मान के लिखेंगे। तो पहला तो ये होता है, और द्वितीय अनुपात हमने मान लिया x, क्योंकि ये हमें निकालना है, और फिर समानुपात लगाएंगे, और अगला है 55 और फिर अनुपात में 66। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो बाह्य पद होते हैं उनका गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जो मैं बोल रहा हूँ ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है समानुपात के केस में। तो अगर हम आंतरिक पदों का गुणनफल देखें, आंतरिक पद मतलब अंदर वाले ये दोनों, तो x गुणा 55 आपका बराबर होगा 10 गुणा 66 के। तो अगर हम x का मान यहाँ से निकालते हैं तो ये 55 जो है दूसरी तरफ भाग के रूप में आ जाएगा, यानी नीचे। अब देखिए 11 से ये 6 बार में कट रहा है और ये 5 बार में, और 5 से ये आपका 10 2 बार में कट रहा है। अब हमारे पास बचे यहाँ पर 2 गुणा 6, जो कि आपका x का मान निकल के आया 12। ठीक है, यानी आपका विकल्प पूर्णतः सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, यहाँ आपसे पूछा गया है 3, 12 और 15 का चतुर्थ अनुपाती निकालिए। यानी चतुर्थानुपाती जो होता है वो चौथे स्थान पर आएगा। तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। 3:12 समानुपात 15 अनुपात हमें मानना पड़ेगा x, यही हमें निकालना है चौथे प्लेस पे चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, इसको उसी फॉर्मूले से करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो x का मान यहाँ निकल के आएगा 12 गुणे 15 बटे 3, 3 चौके 12 और 15 चौके होता है 60। ठीक है, यानी आपका विकल्प 4 सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही अच्छी से अच्छी मैथ्स की ट्रिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको पूरा DLED का मैथ का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 16 और 49 का मध्य अनुपाती होगा। देखिए मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं ये आपको जरूर याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपकी BTC के एग्जाम में। तो मध्य अनुपाती यहाँ पे हम लिखेंगे 16:x समानुपात x:49। अब जब आपसे मध्य अनुपाती पूछा जाए तो आपको 2 ही नंबर दिए जाएंगे हमेशा, और 2 नंबर दिए जाएंगे तो आपको दोनों बीच के नंबर स्वयं ही मानने पड़ेंगे और सिमिलर एक जैसे ही होने चाहिए। अब इसको उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आंतरिक पदों का गुणनफल यानी x गुणा x आपका बराबर हो जाएगा 16 गुणा 49 के। अब देखिए ये तो हो गया आपका x² और ये आपका 16 गुणा 49। अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा केवल x, वर्ग हट जाएगा वर्गमूल लेने पर, और इधर वर्गमूल निकल के आएगा 16 का 4 और गुणा 49 का 7, और ये आपका आंसर आ गया 28। यहाँ विकल्प 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15, यहाँ आपसे पूछा गया है कि रुपये 35 को 3:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। 35 रुपये इसको आपको 3:4 के अनुपात में विभाजित करना है। देखिए जब भी आप किसी भी नंबर को अनुपात के रूप में विभाजित करें तो आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, और फार्मूले की जगह मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। आप दोनों अनुपात को जोड़ के यानी यहाँ नीचे लिखेंगे, अनुपात आपको दिया गया 3:4, ठीक है, और दोनों अनुपातों को अलग अलग ऐसे निकालेंगे। 35 गुणा, अब दूसरा नंबर आएगा आपका 4, ठीक है, बटे 3 + 4। ये जो अनुपात था हमारा इसी अनुपात के रूप में तो निकालना है हमें दोनों को। तो एक यहाँ पे गुणा में आएगा और एक यहाँ पे, नीचे दोनों का योगफल आ जाएगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे जो हमारा नंबर हो रहा है वह हो रहा है 35 गुणा में 3 बटे में 7, और अगला नंबर हो रहा है 35 गुणा में 4 बटे में 7। अब 7 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 5 बार में और ये भी 5 बार में। अब देखिए आपको दोनों नंबर यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक नंबर 3 गुणा 5 यानी 15 निकल के आ रहा है, और दूसरा नंबर 4 गुणा 5 यानी 20 निकल के आ रहा है। ठीक है, यानी हमारा जो विकल्प चौथा है वह पूरी तरीके से सही है। 4 विकल्प जो है वो 15, 20 वह पूरा सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16,
प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है कि 27 की घात 2/3 का मान होगा। ऐसे सवाल जब आपसे पूछे जाएं तो आप क्या कीजिए, 27 की घात आपसे पूछी जा रही है 2/3। आप अगर इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, आपको जो सहूलियत हो वैसे इसको लिखें, ठीक है। ये जो घात 2/3 है, पहले आप इसको स्क्वायर में निकालिए। पहले आप 2 घात को खोलेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। इसके पास अब पावर बची है केवल 1/3, क्योंकि हमने स्क्वायर को खोल दिया है। अब 1/3 जो घात होती है उसका मतलब होता है वर्ग घनमूल। तो 27 गुणा 27, ऐसे ये घनमूल इसका निकालेंगे। तो 27 का घनमूल होता है 3, और 2 बार 27 है तो 3 गुणा 3, यानी यहाँ आपका हो गया 9, यानी आंसर आपका 4 एकदम सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, इसमें आपसे पूछा गया है कि 4 की घात 0 गुणा 1, 4 की घात 1 और गुणा 4 की घात 2 का मान निकालिए। देखिए किसी भी नंबर पर x⁻0 का मान होता है 1, यानी किसी भी नंबर पर अगर 0 घात लगी है तो उसका मान होगा 1। यहाँ पे 4 पे घात 0 लगी है तो पहला आपका हो गया 1, और फिर 4 पे घात 1 मतलब 4, और फिर 4 पे घात 2 मतलब 4 चौके 16, यानी 16 चौके ये आपका निकल के आएगा 64। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा गया है कि 9 की घात 1/2 गुणा 4 की घात 1/2 का मान है। और आपको मैं बता दूं कि 1/2 जो घात होती है, अगर ये घात के रूप में लिखी है तो इसका मान होता है वर्गमूल। ठीक है, इसका मतलब होता है वर्गमूल। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है 9 की घात 1/2 गुणा 4 की घात 1/2, यानी इसका मतलब हुआ 9 का वर्गमूल गुणा 4 का वर्गमूल। और वर्गमूल 9 का कितना होता है आपको पता होगा 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी 3 दूनी 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको वर्गमूल नहीं पता है तो कहीं भी आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आप जाके वर्गमूल देख सकते हैं और वर्ग देख सकते हैं, कैसे वर्ग निकालते हैं और कैसे उनका फिर वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो 125 लिखा हुआ है ना, 125, इस पर घात लगी है 1/3। यहाँ पे ये घात लगी हुई है, आगे नहीं लिखा है। इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। इसको मूल रूप में कैसे लिखेंगे, तो मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसमें घात थी आपकी 2/3, उसमें 2 को पहले सॉल्व किया था, फिर बचा था 1/3। तब आपको मैंने 1/3 घात का मतलब बताया, ये होता है आपका घनमूल। ठीक है, यानी आपको 125 को घनमूल के रूप में लिखना होगा, यानी विकल्प 2 आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, इसमें आपसे पूछा गया है कि 10 की घात 0 का मान होगा। अभी मैंने आपसे बताया था कि किसी भी नंबर पर अगर 0 घात लगी है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर 1 सही होगा, ऑप्शन 1, उसमें आपका मान भी दिया गया है 1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया है कि x की घात m ब्रैकेट में ऊपर टोटल घात जो है वो n का मान होगा। अब इस प्रकार अगर कोई व्यंजक लिखा हुआ है तो यह एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है कि x की घात m टू दी घात n का मान होता है x की घात m n, यानी m गुणा n। ये यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 22, इसमें आपसे पूछा गया है कि 4 की घात 3/2 का मान है। 4 की घात 3/2। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले घात 3 कीजिए आप, जैसे पीछे वाले सवाल में पहले घात हमने 2 की थी, एक पीछे सवाल आया था इसी प्रकार का, तो उसमें पहले घात 2 की थी। अब यहाँ पे हम पहले घात करेंगे 4 की घात, पहले करेंगे 3, और फिर उसकी घात बचेगी आपकी 1/2। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 की घात 3 अगर हम करेंगे तो आपका निकल के आएगा 4 चौको 16 चौको 64, और फिर इस पर घात बची आपकी 1/2। और 1/2 का मैंने अभी आपको मतलब बताया था होता है वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। ठीक है, 8 8 64 होता है, तो इसका मतलब 64 का वर्गमूल हो गया 8, यानी आपका विकल्प 1 पूर्णतः सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 23 में कि 5,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। देखिए ब्याज निकालने का मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। ये 5,000 रुपये आपको दिया गया है, और ब्याज हमेशा वार्षिक अगर दिया जाए और प्रतिशत दर दी जाए तो आपको क्या करना होता है, दोनों देखिए अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 23 में आपसे पूछा गया है कि रुपये 5,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। देखिए फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI बराबर PRT/100। P यहाँ पे आपका मूलधन है, जो जिस राशि पर ब्याज दिया जा रहा है, ये आपकी दर है, और यहाँ पर जो T है यानी ये टाइम है। तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, तो P हमें यानी मूलधन दिया गया 5,000 रुपये, ब्याज की दर हमें दी गई है वार्षिक 5, और यहाँ पे समय दिया गया है 4 और बटे में 100। अगर हम ये दोनों जीरो काट देंगे और फिर 5 चौके 20 पंचे 100, ये गुणा करके टोटल 100 आ जाएगा, और 1 जीरो ये बची हुई है, यानी आपका जो रुपये 1,000 है, ये जो विकल्प 1 दिया गया है ये विकल्प सही है। बाकी बचे हुए जो 3 विकल्प हैं, सॉरी, वो नीचे हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यानी विकल्प 1 आपका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, इसमें आपसे पूछा गया कि रुपये 500 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन होगा। अब यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, उसका फॉर्मूला अलग होता है। चलिए यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ मैं।
चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे मिश्र धन पूछा गया और फॉर्मूले में भी मिश्र धन ही होता है। देखिए कैसे करते हैं इसको हम। फॉर्मूला होता है आपका ए बराबर यानी मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर T या N, जो भी आप लिख लीजिए, मतलब यहाँ पे आपको टाइम लिखना है केवल, टू दी पावर T। ठीक है, यानी P होता है आपका मूलधन, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। A होता है अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो होता है मतलब मूलधन। तो यहाँ पे आपका रुपये निकला 500, ये जो दिया गया है। ब्रैकेट में लिखेंगे R का मतलब होता है आपका जो वार्षिक ब्याज की दर होती है वह 5/100 और घात में आ जाएगा आपका जितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है 2 वर्ष। ठीक, यानी 500। अब देखिए ये अगर कटेगा इससे तो 20 बार में, यानी यहाँ पे आपका बचा 1 + 1/20 और घात में आपको ध्यान रखना है 2। ठीक है, घात में आपको ध्यान रखना है 2 बची है यहाँ पे ऊपर। अब देखिए इसको इधर करते हैं हम, यहाँ पे 500। अब 20 एकम 20 और 1 21, ये अंदर जो भिन्न है इसको आपको सरल करना है। ये आपका आएगा 21/20 की घात 2। इसको बस खोल देना है और गुणा करना है। घात 2 का मतलब 21/20 का 2 बार गुणा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जीरो कट जाएंगी यहाँ पे, और आपका जो नंबर बचा हुआ है, अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं करता हूँ। जो आपका नंबर बचा हुआ है वो बचा है 5 × 21 × 21 बटे में आपका 2 × 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 × 21 और 21 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 441/4। अब हम इसको सरल करते हैं तो 5 का गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 चौको 20 की 0 हाथ से लगी 2, 5 चौको 20 और 2 22/4। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर 4 एकम 4, भाग नहीं जाएगा, आगे दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी 551 रुपया 25 पैसा। ये आपका आंसर 2 सही है। ठीक है, इतने रुपए आपके बचेंगे। वीडियो रिवाइंड करके आप पूरा सवाल देख सकते हैं किस प्रकार मैंने किया है। बस फॉर्मूले में आपको मान रखने हैं और उसको एक क्रम में सॉल्व करते जाना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, इसमें आपसे पूछा गया है कि रुपये 200 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 200 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और पूछा गया है यहाँ पे आपसे 10% वार्षिक ब्याज की दर दी गई है और 2 वर्ष का पूछा गया है। अब पिछले सवाल में मैंने आपको फॉर्मूले की मदद से बताया था, ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से बताऊंगा। देखिए इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पे आप लिखिए रुपये 200 और ऐसे एक चिन्ह लगाइए और यहाँ आपको लिखना है 10% ब्याज की दर जो है वो। ठीक है, अब आपको ये देख के लिखना है कि ये मतलब आप अलग कहीं भी रफ कॉपी पे आप सॉल्व कर लीजिए। 200 का 10% कितना होगा 20। ठीक है, अगर आपको पहले से ही ये जल्दी सॉल्व करने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 200 का 10% होगा 20। ये तो आपका आ गया फर्स्ट ईयर का, यहाँ पे हम लिखते हैं पहली साल का। अब दूसरी साल का निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज में पहली साल में आपको जो ब्याज मिल गया वह जुड़ जाएगा आपके मूलधन में, और फिर उस मूलधन को जोड़ने के बाद जो हमारा मिश्र धन बना है अगली साल उस पर ब्याज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली साल में तो आपको साधारण ब्याज की तरह ही दिखेगा, लेकिन अगली साल से ये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जो मेन इसका जो मोटिव है वो काम करना शुरू करता है। ठीक है, ये पहली साल हो गई इसकी। अब दूसरी साल में इस ब्याज पे भी यानी 20 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा। तो देखिए कितना हो गया, 20 का 10% निकालेंगे तो आपका आएगा 2 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये 20 एक एक्स्ट्रा उतार के यहाँ लिख लेना होता है। ये मैं बता दे रहा हूँ क्यों होता है, क्योंकि ये आपका दूसरी साल में भी तो 20 रुपये ब्याज मिलेगा और फिर जो 20 एक्स्ट्रा जोड़ा था उस पर भी ब्याज मिलेगा। नहीं आ रहा ना समझ में, मैं बता रहा हूँ। देखिए 200 रुपये का अगर आप एक साल का 10% से ब्याज निकालेंगे तो आपका आएगा 20 रुपये, और अगर हम 20 ये इसमें जोड़ दें तो ये आपका 220 हो गया ना। अब ये 20 रुपये जुड़ के भी ब्याज आएगा, यानी 200 वाला 20 अगली साल फिर से आएगा और 20 रुपये का अलग से आएगा। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। अब यहाँ पे देखिए, आप हमारा जो ब्याज निकल के आया चक्रवृद्धि वह आपका हो गया यहाँ पे ये टोटल इतना, यानी 20 और 20 40 और 2 42 रुपये। यहीं आपसे साधारण ब्याज पूछा जाता तो ये केवल इस वाली रो में चलता है, ये इतना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 121 रुपये हो जाएगा। देखिए फिर से चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। किस मूलधन का, यहाँ मूलधन पूछा गया है आपसे। ठीक है, यानी पी का मान पूछा गया है। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए बराबर पी 1 + R/100 गुणा में घात में आपका आ जाएगा टी। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो रख दीजिए। मिश्रधन दिया गया है इस बार, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 121 बराबर पी आपको निकालना है 1 + R की जगह आपका आ गया 10 और यहाँ पे टी की जगह आपका आ गया 2। अब इसी नंबर को आप आगे सॉल्व कर लीजिए। पी 10 से ये 1 0 कट जाएगी, 1 + 1/10 टू दी पावर 2। ठीक है, 121 बराबर पी का
यहाँ पे पी को ऐसे ही रखेंगे। अंदर आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 एकम 10 और 1 11, ये भिन्न सॉल्व कर लीजिए। अंदर 11/10 हो गया आपका, घात 2 हो गई। अब इसको आगे फिर से सॉल्व करना है, पी गुणा में। अब इसको घात जो 2 है यानी वर्ग जो लिखा है इसका 11 और 10 का, इसको आप खोल दीजिए। 11 का वर्ग होता है 121 और 10 का होता है 100। अब हमारे पास जो नंबर बचा है उसको आप यहाँ इधर देखेंगे, हमारे पास जो नंबर बचा है 121 बराबर पी गुणा 121/100, ये नंबर बचा था। ठीक है, अब इसको 121 के नीचे 1 मान के क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा पी गुणा 121 बराबर 100 गुणा 121। ठीक है, 100 गुणा 121। पी का मान निकालेंगे तो 121 जो है दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा और इससे कट जाएगा, तो पी बराबर आपका कितना बचा 100। ठीक है, यानी विकल्प 1 आपका सही है। आप वीडियो को पूरा रिवाइंड करके ये वाला क्वेश्चन देख लेना, पूरा नहीं मतलब इस क्वेश्चन तक रिवाइंड करके, और जो भी समझ में ना आया करे उनको आप दोबारा से देख लिया करो। 2 बार देखने पर तो आपको कंफर्म समझ में आ ही जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, इसमें आपसे पूछा गया है बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। देखिए आपके भी बैंक में अकाउंट होंगे, ठीक है, अभी तो जो जीरो बैलेंस वाले होते हैं वो भी खाते खुलने लगे हैं, लेकिन एक होता है करंट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं चालू खाता, एक होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट भी आप लोगों के होंगे। ये जो जीरो बैलेंस वाला होता है ये सेविंग ही होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंधित क्रियाएं होती हैं जिनमें हम ज़्यादा मनी नहीं रख सकते हैं और ट्रांजेक्शन भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एक होता है आपका स्थायी जमा खाता, ये भी आपने सुना है लेकिन आपको अगर नहीं आता है तो आप हिंदी में लिखा है इसलिए आपको नहीं पता है। स्थायी जमा खाता को हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, अब हम यहाँ पे अगर ये हटा दें तो ये आपका बचा एफडी। जो एफडी की जाती है ना वही ये है स्थायी जमा खाता। तो बैंक जो होता है वो सबसे ज़्यादा ब्याज इसी पे देता है, स्थायी जमा खाते पे। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट पे, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ब्याज बचत खाता खोला जा सकता है। देखिए जो ब्याज वाले बचत खाते होते हैं वह खोले जा सकते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चुनना है इनमें से। तो पहला ऑप्शन लिखा है नाम से, दूसरा लिखा है संयुक्त नाम से, एक नाम से, संयुक्त नाम से, या दोनों से, या इनमें से किसी ने से भी नहीं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम एक नाम से भी खोल सकते हैं और संयुक्त नाम से भी खोल सकते हैं। संयुक्त नाम मतलब जो होता है ना जॉइंट अकाउंट बोला जाता है। जॉइंट अकाउंट आपके देखे होंगे घर परिवार में मम्मी पापा के जॉइंट अकाउंट होते हैं, तो वही होता है ये। तो यानी विकल्प 1 भी सही है, 2 भी सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो 3 वो करेक्ट है। ठीक है, विकल्प 1 व 2 दोनों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, इसमें आपसे पूछा गया है लघुगणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता तो उसका आधार क्या होता है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जो लघुगणक यानी जो log लिखा जाता है, मैंने लिख दिया log 5। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है जब कोई आधार नहीं होता है तो इसका ये आधार क्या है। तो इसका आधार जब होता है, आधार यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है, ई या ए जो भी हो सकता है, ये मैं अभी बताऊँगा आपको कि जब कोई आधार नहीं होता तो तब उसको क्या लिखते हैं। ठीक है, तो जब कोई आधार ना हो तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे 10 लिखा जा रहा है, ये इस जगह पे 10। ठीक है, कोई आधार नहीं होता है तो वहाँ पे होता है 10। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, अंतिम प्रश्न है ये आज का। 30 प्रश्नों की यह श्रृंखला थी। जब पूंजी को प्रायः समान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है तो इस प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं। कोई भी पूंजी है, कोई जब मनी आपका है, ठीक है, उसको हम टुकड़े टुकड़े करके समान इकाइयों में बांट दें। तो आपको देखा होगा आपने, ये सिंपल सा एग्जांपल है इसका। अगर हम रोटी है, रोटी को 2 हिस्सों में बांट के, बराबर 2 हिस्सों में बांट के, ठीक है, अपने 2 बच्चों में बांट दें तो उनसे हम क्या कहते हैं, बेटा आपस में शेयर कर लो। ठीक है, क्या कहते हैं, शेयर कर लो। तो बस यही यहाँ पे मैटर कर रहा है आपका। ये जो शेयर है इसको, यही प्रत्येक इकाई को शेयर बोला जाता है। जो समान मूल्यों में हम इन इकाइयों को बांटते हैं उस प्रत्येक इकाई को शेयर कहते हैं। ठीक है, ये आपका विकल्प 3 सही है। अतः ये वीडियो यहाँ पे आप समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पर कमेंट भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ इस वीडियो को फैला दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।